आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के लिए आप हर एक तरीके से रेडी होंगे। अभी 3 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, 20 मिनट में 40 सवाल बनाने की प्रैक्टिस आप सभी की चल रही होगी अभी, तो वो सब सारी चीजों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं। ऑलरेडी आप काफी तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको मिलाने वाला हूं पिछले साल के आरआरबी पीओ के पेपर से। पिछले साल क्वांट ने कैसा बिहेव किया था वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, और चेक करेंगे एग्जामिनर कौन सा हिस्सा देते हैं स्कोर करने के लिए, कौन सा अवॉइड करने के लिए, और कहां पे वो छोटे छोटे ट्रैप्स बिछा रहे हैं आप सभी को पकड़ने के लिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगा ना, तो आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल ही निकल के आ जाएगा वहां पे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार ये सारी चीजें तो मुझे पहले से पता था, एग्जामिनर क्या पूछने वाले हैं ये तो मुझे पहले से पता है, तो फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकलेगी? बिल्कुल परफॉर्मेंस निकल के आएगी वहां पे। तो बस आपको इस सेशन में पिछले साल के एग्जामिनर का बिहेवियर समझना है, कौन से टॉपिक्स थे, कहां पे स्कोर करने का हिस्सा है, कहां पे अवॉइड करने का हिस्सा है, बहुत सारी चीजें। कंप्लीट सेशन को देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत आपको हेल्प होने वाली है। और कंप्लीट सेशन को अगर मिस कर जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वांट का क्या बिहेवियर होता है। किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से पहले ना उसका बिहेवियर समझना जरूरी है। तो पिछले साल क्या कुछ बदलाव था, क्या कुछ इस साल हमें देखने को मिल सकता है। 20 मिनट के अंदर अगर आपको 40 सवाल बनाने तो क्या कुछ एग्जामिनर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि अगर टाइम लिमिट मैंने कर दिया है, समय अगर मैंने रिड्यूस किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं, तो कहीं तो हिस्सा देना पड़ेगा ना स्कोर करने के लिए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 5 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था उसकी चारों शिफ्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको सिर्फ टॉपिक्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो यहां से, लेकिन ये टॉपिक्स में कहां पे एग्जामिनर ने कौन सा हिस्सा दिया है, कैसे परफॉर्म करना है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसको डिटेल में। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको क्वांट को 3 हिस्से में ब्रेक करके दिया है, वन लाइनर्स वाला पार्ट, डीआई वाला पार्ट, एंड देन उसके बाद में अरिथमेटिक वाला पार्ट। तो आपको भी क्या करना है, इन चारों शिफ्ट के एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कि वो तो 3 हिस्से हैं ना सर क्वांट के, उनमें हमें कैसे कैसे हिट करना है, कैसे कैसे टारगेट करना है हर एक पार्ट को। स्टार्ट करता हूं वन लाइनर्स के साथ में। चारों शिफ्ट को एक साथ एनालिसिस करेंगे सर, अलग अलग नहीं करेंगे। मैं अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने गया होता तो मैं पहला टारगेट क्या करता, वन लाइनर्स को करता। तो क्या मुझे एग्जामिनर ने वन लाइनर्स को टारगेट करने के लिए, वन लाइनर्स को हिट करने के लिए, वन लाइनर्स में स्कोर करने के लिए कुछ हिस्सा दिया है या नहीं दिया है? तो चेक करते हैं सर। सर शुरू के अगर आप 15 सवाल देखोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा हिस्सा दिया है एग्जामिनर ने। ये देखो, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, 5 अप्रोक्सीमेशन दिए और 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल दिए। 15 के 15 सवाल जो है वो मैं बना सकता हूं बहुत ही क्विकली, बहुत कम समय में, क्योंकि ये वो हिस्सा है, वो क्वेश्चन है जो बड़े आराम से आप बना सकते हो। इनमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स और आपकी स्पीड जो है वो काम आती है इन तीनों के तीनों टॉपिक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर कैसा रहा था सर? सर जो सवाल आए थे, 5 सवाल थे, उसमें से केवल और केवल एक सवाल ऐसा था जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट थे, बाकी किसी में कॉफिशिएंट भी नहीं थे। कैसे पता सर आपको? क्योंकि मैंने पिछले साल इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया था रिव्यू के लिए, मुझे याद है अभी भी। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन। इतना इजी अप्रोक्सीमेशन आया था ना, बिल्कुल बेसिक से सवाल 5 आपको कैलकुलेट करने थे, आराम से स्कोर कर सकते थे आप यहाँ पे 5 में से 5। रॉन्ग नंबर सीरीज के सर सवाल थे, जो नंबर्स थे आपके सामने, वो नंबर्स को एग्जामिनर ने थोड़ा ऐसा रखने की कोशिश की थी जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स। पैटर्न चेंज नहीं किया, एक भी नया पैटर्न देखने को वहां नहीं मिला था। सेम पैटर्न थे, डिफरेंस के, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब कुछ वही चल रहा था। बस थोड़ा नंबर्स के साथ में आप फेमिलियर कम होते हो ना, वो नंबर्स एग्जामिनर ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि आपको समय लगे उसको सॉल्व करने में। तो बस यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन टेक्निक, डिफरेंस निकालने की, एडिशन करने की, वो काम आएगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी इन सवालों को बना लोगे। ये तीनों के तीनों हिस्से आपके सबसे पहले खत्म होने चाहिए। अगर आप सेकंड शिफ्ट में बैठे होते तो आपको एग्जामिनर ने अगेन वही 15 सवाल दिए स्कोर करने के लिए। यानी कि वन लाइनर्स का इंपॉर्टेंस कितना है अब आप समझ सकते हो। 15 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा नंबर होता है 40 में से, और अब तो 20 मिनट में आपको 40 सवाल बनाने, आप हिट करने की कोशिश कर रहे होगे 25 सवाल बनाने, 15 तो वन लाइनर्स ही हैं उसमें। तो क्या वन लाइनर्स को पहले करना समझदारी नहीं है? बिल्कुल समझदारी है। अगर मैं थर्ड शिफ्ट में बैठा हूं तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा मुझे कम हिस्सा दिया है सर, मुझे 10 नंबर ही दिए हैं। अगर मैं फोर्थ शिफ्ट में बैठा हूं तो अगेन मुझे एग्जामिनर ने यहां पे कितने सवाल दिए? 15 सवाल दिए वन लाइनर्स के, जहां पे मैं बढ़िया सा स्कोर कर सकता हूं। अगेन 15 क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट मुझे ऐसी मिली जिसमें 10 सवाल थे, बाकी सब में मेरे 15-15 सवाल है सर। तो क्या वन लाइनर्स को पहले मुझे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मुझे करना चाहिए सर पहले ही। अगर मेरे एग्जामिनेशन में वन लाइनर्स का पार्ट आ रहा है तो मैं सबसे पहले वन लाइनर्स को ही खत्म करूंगा। वन लाइनर्स में सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी पहले कर सकते हो। अगर आपको इसमें सीक्वेंस चाहिए तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक से। तो माइंडसेट बना लो कि सर जो वन लाइनर्स वाला हिस्सा है उसको मैं सबसे पहले हिट करूंगा,
और ये एग्जामिनर ने हिस्सा दिया हुआ है आपको स्कोर करने के लिए कि यहाँ करो स्कोर, बाकी जगह तो मैं फंसाऊंगा तुम्हें, बाकी जगह तो मैं असली टेस्ट लूंगा तुम्हारा, यहाँ ये सवाल नहीं करोगे, ये करोगे तो फंसोगे। ट्रैप जो बिछाए हुए हैं वो यहाँ मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते कभी भी। तो सबसे पहले ये 15 क्वेश्चन खत्म कर लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, 6 मिनट 7 मिनट के आसपास में खत्म करो सारे के सारे सवाल। अब बात आ जाती है सर बाकी के टॉपिक्स में। अब अगर मैं डीआईज को देखूं तो सर डीआईज ने कैसे बिहेव किया था, क्या वेरिएबल वाले थे, क्या विदाउट वेरिएबल वाले थे, डेटा ज्यादा था, उसमें क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, कैसा था। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो 2 डीआईज थे, एक टेबल बेस्ड था और एक बार ग्राफ था, जिसमें टेबल वाले में एक वेरिएबल था प्लस वी, मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे डाला गया था छोटा सा, उसको डिकोड करना था। डिकोड करने के बाद में सवाल बहुत मुश्किल नहीं थे उस पूरे के पूरे डीआई के। लेकिन जो आपके पास में बार ग्राफ था ना, बार ग्राफ, इसका डेटा तो डायरेक्ट दिया हुआ था एग्जामिनर ने, लेकिन जो सवाल थे ना वो थोड़े से लेंदी थे, थोड़े बड़े बड़े सवाल थे वहां पे, जिनमें 2-3 तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, रिलेट करना पड़ रहा है बहुत सारी चीजों को। वहां पे आपका समय किल करने की कोशिश की थी एग्जामिनर ने। तो बच्चों ने अगर वेरिएबल देख के छोड़ के इसको किया होगा तो यहां पर भी चैलेंज किया है, सवाल बड़े थे सर, समय किल करने के लिए कोशिश की गई है। इसको छोड़ के बच्चों ने इसको किया होगा तो यहाँ वेरिएबल को डिकोड करने में समय लग रहा है। मतलब दोनों के दोनों डीआईज बराबर लेवल पे, वो दिख अलग अलग रहे हैं लेकिन समय आपका बराबर ही डिमांड कर रहे हैं वो। तो आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हो कि कौन सा पहले मुझे करना चाहिए, लेकिन दोनों डीआईज डुएबल थे, बना सकते थे आप, प्रैक्टिस अगर आपकी बढ़िया है तो। अगर मैं सेकंड शिफ्ट में आऊं तो अगेन सर टेबल और बार ग्राफ थे, लेकिन वेरिएबल नहीं था सर। अच्छी बात यह है कि दोनों में ही वेरिएबल नहीं था। अब पहली शिफ्ट में आ रहा है, दूसरी शिफ्ट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो दे भी सकते हैं वो नहीं भी दे सकते। तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि वेरिएबल वाले सवाल भी बने और विदाउट वेरिएबल वाले भी बने। थर्ड शिफ्ट में एक नया इंट्रोडक्शन हुआ केसलेट डीआई का। सुबह सुबह 2 शिफ्ट में केसलेट डीआई नहीं थी, लेकिन शाम आते आते एग्जामिनर का मूड किया कि चलो अब केसलेट को भी डाला जाए। तो एक केसलेट डीआई यहाँ पे पूछा गया था जो आपको ट्रैप करने के लिए था, जो आपको फंसा सकता था अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो केसलेट डीआई को लेकर। वरना अभी कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले साल से लेकर अभी तक बहुत सारे बच्चे केसलेट डीआई को ऐसे चुटकियों में करते हैं। अब तो कोई बड़ी बात नहीं रही, लेकिन लास्ट ईयर ये चैलेंज किया था थोड़ा सा। टेबल बेस्ड था, अगेन विदाउट वेरिएबल का था, उसमें वेरिएबल नहीं था लेकिन कैलकुलेशन ठीक ठाक थी। तो 2 डीआईज हैं सर, ये यहाँ पे 12 सवाल पूछे गए थे, यहाँ पे 10 सवाल, यहाँ पे 10 सवाल। ये 10 सवाल आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, अगर आप पूरा डीआई के ऊपर ही फोकस करोगे बचे हुए समय में कि भाई मेरे वन लाइनर्स जो है ना 15 सवाल मैंने निकाल लिए सर। मान लीजिए मैंने 7 मिनट में निकाले, मैंने 8 मिनट में निकाले सर ये 15 सवाल, दो सवाल ही बना पाता हूं मैं 1 मिनट में। तो बाकी के जो 12 मिनट बच रही हैं उसमें डीआईज भी अगर आपने बना ली होंगी ना तो भी आपका काम हो जाता। लेकिन अगेन इजी नहीं था डीआई, डेटा को कैलकुलेट करना था, डिकोड भी करना था। ठीक है, तो डीआईज जो है वो चैलेंजिंग रहेंगी, बहुत आसान नहीं रहेगा, डेटा बहुत आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा समय किल करने की कोशिश करेगा। एकदम वन लाइनर्स वाले सवाल नहीं मिलेंगे डीआई में, तैयार रहना इस बात के लिए। सर लास्ट में जब शाम हुई ना, शाम आते आते एग्जामिनर का मन कर गया, देखो डबल पाई चार्ट भी डाल दिया उन्होंने कहा कि अभी अभी सिंगल सिंगल हम डायग्राम दे रहे हैं, डबल पाई चार्ट भी आप ले लो। तो डबल पाई चार्ट यानी कि मिक्स ग्राफ वाली प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। टेबल के साथ में आपको पाई चार्ट मिल सकता है, बार ग्राफ के साथ में टेबल मिल सकती है, डबल पाई चार्ट मिल सकता है, इस तरीके के सवाल जरूर मिलेंगे। और एक टेबल डीआई फिर उन्होंने डाल दिया। देखो टेबल वाला डीआई मुझे एग्जामिनर का फेवरेट लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक एक टेबल वाला डला हुआ है, बाकी एक जो दूसरा था ना उसके साथ में चेंजेस हो रहे हैं। और ये हमेशा से हुआ, 2022 में भी ऐसा था, टेबल वाला हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो टेबल वाला डीआई जो है वो थोड़ा सा इजी होता है, डेटा सामने रखा हुआ होता है, बस कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होती है। तो यहां से आप सवाल निकाल सकते हो, थोड़ा चूजी होकर कर सकते हो कि पहले कौन सा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पार्ट अर्थमेटिक वाला। सर अर्थमेटिक के सवाल कितने आएंगे? सर अर्थमेटिक के सवाल पहली शिफ्ट में 13 सवाल थे सर, 10 नहीं थे 13 थे। दूसरी शिफ्ट में भी लगभग 13 सवाल, तीसरी शिफ्ट में तो सर बढ़ के 15 सवालों पे नंबर पहुंच गया, और चौथी शिफ्ट में फिर से 13 सवाल हो गए। और इन 13 सवालों में ना 4 से 5 सवाल वेरिएबल बेस्ड थे सर, वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया था, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था, विदाउट उसके नहीं थे। हालांकि वेरिएबल की मैंने इस साल आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल ले जाओगे आप। लेकिन आप मेंटली तैयार रहना कि आपको अरिथमेटिक में कम से कम 5 सवाल वेरिएबल वाले जरूर मिलेंगे, बाकी 7 से 8 सवाल जो होंगे ना वो विदाउट वेरिएबल वाले होंगे। तो आप पहले विदाउट वेरिएबल वाले खत्म करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि वेरिएबल में प्रॉब्लम हो सकती है तो सोचना ही नहीं है वहां पे, पहले मैं विदाउट वेरिएबल वाले 7 से 8 सवाल बनाऊंगा, समय बचता है तो ये 5 सवाल बनाऊंगा, नहीं तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना आपको नंबर एक ही मिलेगा, चाहे वेरिएबल वाला बनाओ चाहे विदाउट वेरिएबल वाला बनाओ। तो मैं अगर आपकी जगह बैठा हूं तो मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चेक कर रहा हूं, मैं एज ए एस्पिरेंट बैठा हूं तो मैं पहले ये 7 से 8 सवाल जो है ना वो इनको खत्म करूंगा। वेरिएबल वालों के साथ मैं भिड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है और इस साल तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है
है ना। तो विदाउट वेरिएबल वाले सवालों को मैं टक्कर दूंगा, यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा मैं 8 में से 5 सवाल 6 सवाल जितने भी मुझसे बनते हैं, बाकी समय बचेगा तो करूंगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। समझ गए। तो हर एक शिफ्ट में आपको अरिथमेटिक मिल रहा है, खूब अरिथमेटिक मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपको एक पेयर में मिलता है, वो मतलब पूरा का पूरा लगातार ही मिलता है सीक्वेंस में, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता अरिथमेटिक। एक बार शुरू हो गया तो लगातार 10-12 सवाल मिलेंगे। तो अगर आपको अवॉइड भी करने ना, स्किप भी करने, तो स्किप करके आप सवालों को ढूंढ सकते हो, समय नहीं किल होगा आपका। ठीक है। तो अरिथमेटिक में क्या माइंडसेट रखना है, सर मैं पहले वेरिएबल वाले नहीं बनाऊंगा, पहले विदाउट वेरिएबल वाले बनाऊंगा। डीआईज में थोड़ा चूजी हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं वन लाइनर्स को ही खत्म करूंगा, ये अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेकिन अब आपको कुछ और चीजों के लिए भी तैयार हो जाना है जो पिछले साल एग्जामिनर ने पूछा था, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी, सेकंड शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी, थर्ड शिफ्ट में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 एंड फोर्थ शिफ्ट में अगेन आपके पास में डेटा सफिशिएंसी आ गया था। यानी कि एग्जामिनर कम से कम 2 से 5 सवाल ऐसे जरूर रख रहे हैं जो बाकी सारे टॉपिक से अलग है। डेटा सफिशिएंसी हो सकता है या फिर वो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। चलो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 तो अरिथमेटिक से ही बन के आता है ना, अरिथमेटिक के सवाल बनते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं, इसी में से बनता है। लेकिन डेटा सफिशिएंसी जो होता है उसमें भी आपको डेटा दिया जाएगा, बताना होता है कौन सा सफिशिएंट है। अच्छी बात ये है कि सर 2-2 स्टेटमेंट वाले थे, 2-2 स्टेटमेंट वाले ही थे सारे के सारे जो आपके पास में डेटा सफिशिएंसी थे। वो 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट वाला नहीं था, 2-2 स्टेटमेंट वाले सवाल थे और बहुत लेंदी सवाल नहीं थे, बहुत छोटे सवाल थे। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है वो सवाल उन्होंने रखे थे, लेकिन पीओ के पेपर में पिछले साल पूछे गए थे, तो इस साल 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये 2 सवाल आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में मान लीजिए पीओ के पेपर में हम बैठे हैं, पूरे 40 के 40 तो आप टारगेट कर नहीं रहे हो, वो मार्जिन तो है आपके पास में, मान लीजिए 12 सवाल होगा, 15 सवाल होगा, 25 हिट करना चाहते हो, 28 हिट करना चाहते हो, तो जो आपके पास में मार्जिन है उस मार्जिन का यूज करते समय पे डेटा सफिशिएंसी कहां सेटल हो रहा है, डेटा सफिशिएंसी कहां बैठ रहा है आपके लिए, वहां आप अपने अकॉर्डिंग बैठा सकते हो उसको। अरिथमेटिक का वेरिएबल वाला पार्ट कहां बैठ रहा है, उस मार्जिन में बैठ रहा है या फिर अटेम्प्ट करने वाले में बैठ रहा है। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्लान बना लो कि मैं 25 सवाल 28 सवाल हिट करने की कोशिश करूंगा, तो वो किस तरीके से होंगे सर, वो कौन कौन से टॉपिक में स्किप करूंगा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में स्किप करूंगा, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे मैं एकदम टूट पड़ूंगा, उनको जाने नहीं दूंगा, है ना। तो ये पिछले साल का पूरा एग्जामिनेशन का बिहेवियर था। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ना इस साल चेंज कर चुका है एग्जामिनेशन पैटर्न में, तो वो शायद इसमें कोई बदलाव आपके लिए ना करें, ये एज इट इज रखा जाए। आपको 20 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, तो आपके सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। इस पूरे के पूरे सेशन को एक बार मैं वापस से फटाफट से 1 मिनट में बता देता हूं। 3 पार्ट है आपके पास में, वन लाइनर्स, अरिथमेटिक, डीआई। सबसे पहला पार्ट अर्थ ये होगा, वन लाइनर्स का होगा, जिसको आप बहुत ही क्विकली खत्म करोगे। देन उसके बाद में आपके पास में जो डीआईज वाला पार्ट होगा, उसमें से आप चूज करके करोगे, थोड़ा चूज ही हो सकते हो, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले कर लेना, जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे फंसा सकता है उसको बाद में कर लेना। थर्ड जो पार्ट होता है अरिथमेटिक का, उसमें आपके लगभग 13 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो 5 से 6 सवाल आपको मिलेंगे जो वेरिएबल के होंगे, लेकिन वो नहीं करने पहले आपको ये वाले सवाल बनाने विदाउट वेरिएबल वाले। क्लियर हो गया, इतने में आप पहुंच जाओगे आराम से 25 प्लस। और जो आपके पास में 12 सवालों का या 15 सवालों का जो भी आप मार्जिन लेके जाने वाले हो, उस मार्जिन को पहले ही डिसाइड करके रख लेना कि भाई डेटा सफिशिएंसी अगर मुझे प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं डेटा सफिशिएंसी को बाद में देखूंगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही छोड़ के चले जाओ, नहीं, वो आपको रखना है, लेकिन वो बैकअप प्लान में रहेगा। जो आपका बैकअप प्लान है ना, उस बैकअप प्लान में ये डीआईज वाला, ये सॉरी डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आपको रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डीआईज में दोनों ही वेरिएबल वाले मिल गए सर। तो अगर दोनों वेरिएबल वाले मिल गए ना आपको डीआईज, तो डिकोड नहीं हो रहे सर, तो बैकअप प्लान में क्या है फिर, तो वो डेटा सफिशिएंसी है सर। 2 सवाल मैं यहां से तो निकालूंगा, वो Q1 Q2 है सर, फिर मैं यहां से निकालूंगा ना 3 सवाल डीआई को छोड़ के, तो इसको बैकअप प्लान में आप रख सकते हो। इस तरीके से 2 प्लान होंगे आपके पास में, दोनों प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है, वो दोनों प्लान आपको मॉक टेस्ट में लगा लेने हैं। देन उसके बाद में आप तैयार हो आपके आरआरबी पीओ के पेपर के लिए, क्वांट में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए 20 मिनट में भी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना, बैक ऑफ द माइंड डाल लो सारी की सारी चीजें कि ऐसा कुछ फेस करने को हमें मिल सकता है इस साल के पेपर में भी। ओके, चलो, अगर अभी भी कोई डाउट है आप सभी को मन में किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन को लेकर, पैटर्न को लेकर, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आप सभी के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। अगले 6 महीने बहुत सारे एग्जामिनेशन आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी,
बहुत सारे इमोशंस भी होंगे आपके सामने, कभी प्री क्वालिफाई होगा, कभी प्री क्वालिफाई नहीं होगा, कभी प्री का पेपर अच्छा नहीं गया, कभी क्वांट अच्छा नहीं हुआ, कभी तीनों सब्जेक्ट मिलके अच्छा हो गए, बहुत सारे इमोशंस होंगे। तो इनको कंट्रोल करना, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, मेंस का पेपर ना हो जाए, तब तक इनको कंट्रोल करके रखना और बस मचाते रहो। इस साल IBPS RRB एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें भी मचा के आना है। तो बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में, रेडी हो इस एग्जामिनेशन के लिए? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगेन नेक्स्ट सेशन में आप मिलेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में भी। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।